घर वालों ने मेरी शादी 14 साल बच्चे से करा दी, जबकि मैं 26 साल की जवान कवारी लड़की थी। मुझे भी तो जरूरत थी एक जवान लड़की की, पर मेरे अब्बा ने मेरी बच्चे से शादी करवा दी। लेकिन 14 साल बच्चे ने तो मेरे होश उड़ा के रख दिए, क्योंकि उसने लहसुन पीस कर मैं दुल्हन बनी बैठी थी और ना चाहते हुए भी अपने 14 साल शोहर का इंतजार कर रही थी। मेरे दिल में कोई अरमान ना थी, बल्कि मुझे तो अपने बाप पर शदीद गुस्सा आ रहा था, जिसने अपनी बीमारी की वजह से मेरी शादी ये सोचकर एक 14 साल बच्चे से करवा दी थी कि कम से कम मैं अब्बा के मरने से पहले अपने घर की हो जाऊंगी। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे बाप ने एक दफा भी मेरे जज्बात के बारे में ना सोचा था। एक 14 साल का बच्चा मुझ जैसी 26 साल नौजवान लड़की को कैसे खुशी दे सकता था। मैं जवान थी और खूबसूरत थी। बहुत से लड़के थे जो मुझसे शादी के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन मेरे बाप ने ये 14 साल बच्चे को मेरे लिए चुनकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। ना ही अब्बा ने मेरे जज्बात की परवाह की थी और ना ही मेरी ख्वाहिशात का कोई ख्याल रखा था। यही सोच सोच कर मेरा सर फट रहा था कि मैं इस बेजोड़ रिश्ते के साथ सारी जिंदगी कैसे गुजारूंगी। मेरे पास तो वापसी का भी कोई रास्ता नहीं था। अब्बा मुझे रुखसत करके खुद तो मुतमईन हो गया था, लेकिन मुझे एक ऐसी जलती हुई आग में झोंक गया था जिसमें शायद मैं सारी जिंदगी ही जलने वाली थी। सारी रात आंसू की नजर हो रही थी और मैं बेबस और लाचार होकर बैठी हुई थी। मैं अपनी ही सोचों में गुम थी कि कमरे का दरवाजा खुला। मुझे लगा था कि मेरा शोहर आया होगा, लेकिन एक 20 साल की लड़की मेरे पास चली आई। मैं अपने ससुराल में किसी को भी नहीं जानती, इसलिए इस बात से भी अनजान थी कि ये लड़की कौन है। इसकी नजरें मेरे वजूद पर जमी हुई थी। वो मेरे सामने ही बैठ गई और मेरे हाथों को अपने हाथों में थाम कर कहने लगी, तुम कितनी खूबसूरत हो मरियम, तुम्हारे हाथ पांव कितने नरम व नाजुक हैं। तुम्हें तो कोई भी शहजादा मिल सकता था, लेकिन तुम्हारे बाप ने तुम्हें मेरे 14 साल भाई के साथ रुखसत कर कर तुम पर बड़ा जुल्म ढाया है। उस लड़की की बातें सुनकर मुझे अंदाजा हो गया था कि वो मेरी ननद है। रवायाती नंदों वाला किरदार अदा नहीं कर रही थी, बल्कि उसके हर अंदाज में मेरे लिए मोहब्बत थी। उसकी बातों ने मेरे आंखों के होश नम कर दिए और मैंने बिना कुछ कहे चंद आंसू बहाकर बेमोल कर दिए। उस लड़की ने जल्दी से मेरे आंसू पोंछे और कहने लगी, रोने की कोई बात नहीं है मरियम, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरा भाई बुरा नहीं है, वो भी तुम्हारा ख्याल रखेगा, बस वह अभी बच्चा है। और मेरे बाप ने तुम्हारे अब्बा की दोस्ती की खातिर तुम दोनों को रिश्ते में बांध दिया है। तुम कुछ वक्त इसके साथ इस रिश्ते को संभालो, फिर हम कुछ सोचेंगे और मैं तुम्हें इस बेजोड़ रिश्ते से आजादी दिलवा दूंगी। उस लड़की की बातें सुनकर मुझे जीने की नई उम्मीद मिल गई थी। मैं सोच रही थी, अगर मैं तन्हा नहीं हूँ, वाकई अगर मुझे इस रिश्ते से आजादी मिल जाती तो मैं अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी गुजार सकती थी। मुझे अपने अब्बा से कोई उम्मीद ना थी। मैंने सोच लिया था कि मैं पलटकर उनकी तरफ नहीं देखूंगी। वो मुझे तसल्ली देकर निकली तो एक 14 साल बच्चा कमरे में चला आया और पहली नजर में ही मैं जान गई कि यही मेरा शोहर है। मैं उसे देखकर हक्का बक्का रह गई थी। अगर मेरा भाई होता तो शायद वो बिल्कुल उस जैसा ही होता। वो मेरे करीब आकर बैठा और बेख्तियार ही मेरी चूड़ियों से खेलता हुआ कहने लगा कि मुझे सुर्ख रंग की चूड़ियां बहुत पसंद है, ये तो आपकी गोरी गोरी कलाइयों पर बहुत जच रही हैं। मैंने घबरा कर अपने हाथ पीछे खींच लिए। वो 14 साल का था, लेकिन मेरा शोहर था, और यही सोचकर मुझे कुछ घबराहट हो रही थी। मेरी इस हरकत पर उसने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और कहने लगा कि मरियम, आप तो ऐसे डर रही हैं जैसे मैं आपको खा जाऊंगा। आप मेरी बीवी हैं, क्या आपको मालूम नहीं? एक 14 साल बच्चे के मुंह से अपने लिए बीवी का लफ्ज सुनकर मैं तो खामोश हो गई थी। और फिर मैंने कहा कि मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ और लिबास तब्दील करके सोना चाहती हूँ। उसने कोई एतराज ना किया और मैं गुस्ल खाने में घुस गई। कितनी ही देर में शावर खोलकर नीचे खड़ी अपने आंसू को पानी के साथ मिलाती रही और अपने दिल को हल्का करती रही। मुझे यूं ही शावर के नीचे खड़े काफी देर गुजर गई थी और फिर अचानक ऐसे लगा जैसे किसी की नजरें मेरे वजूद पर जमी हो। मैंने घबरा कर इधर उधर देखा, लेकिन वॉशरूम में ऐसी कोई खिड़की नहीं थी कि कोई बाहर से मुझे देख सकता। तो क्या कमरे में से कोई मुझे देख रहा था? लेकिन कौन? कमरे में मैं और अहमद थे। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई। मैंने जल्दी से लिबास तब्दील किया और गुस्ल खाने से बाहर निकली तो मेरा शोहर बिस्तर पर गहरी नींद में सोया हुआ था। उसे सोता देखकर मुझे यकीन हो गया कि मुझे वहम हुआ था। अगर वो सो रहा था
तो भला मुझे कौन देख सकता था। मैं खामोशी से बेड के दूसरे किनारे पर लेट गई और आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगी। सारे दिन की थकन और रोने धोने की वजह से मेरी आंखें इस कदर जल रही थी कि कुछ ही देर में नींद आ गई। लेकिन आधी रात को मुझे कुछ अजीब सा एहसास हुआ और मैं नींद में घबरा कर उठ बैठी। कमरे में इस कदर अंधेरा था कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। ना जाने क्यों मुझे नींद में ऐसा महसूस हुआ था जैसे किसी ने मेरे वजूद पर हाथ फेरा हो। बड़ी मुश्किल से मैंने मेज पर रखे लैंप को ऑन किया और अपने साथ बिस्तर पर बड़े अहमद पर नजर डाली, जो पहले की तरह ही गहरी नींद सो रहा था। शायद फिर ये मेरा वहम था, इसलिए ऐसा लगा था कि किसी ने मुझे छूने की कोशिश की है। यही सोचकर मैंने दोबारा लैंप बंद किया और सो गई। लेकिन सुबह जब मेरी आंख खुली तो मेरा हुलिया कुछ नामुनासिब था और ऐसा लग रहा था जैसे रात किसी ने मेरे साथ छेड़छाड़ की हो। मेरा लिबास भी कदरे ढलका हुआ था, मगर अहमद गहरी नींद में था। मैंने परेशानी के आलम में यहाँ वहाँ नजर डाली। सब कुछ ठीक ठाक था, या मुझे बार बार वहम हो रहा था, या फिर बात कुछ और ही थी, या फिर से परेशानी ने मुझे आ घेरा था। मैं थोड़ी देर में फ्रेश होकर कमरे से बाहर निकली तो सामने ही मेज पर अहमद के अब्बा यानी मेरे ससुर बैठे हुए थे। मुझे देखते ही उन्होंने सर से पांव तक मुझे अपनी नजरों के हसार में लिया और मुस्कुराकर कहने लगे, आओ मरियम, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, चलो मेरे साथ बैठकर नाश्ता कर लो। मेरे ससुर ने कुर्सी अपने करीब की और मुझे बैठने का इशारा किया तो मुझे कुछ अजीब सा लगा। ऐसा नहीं था कि मैं अपने ससुर को पहली दफा देख रही थी। मैं उन्हें अच्छी तरह जानती थी। वो मेरे अब्बा के दोस्त थे और उनका हमारे घर काफी ज्यादा आना जाना था, लेकिन शुरू से ही मुझे वो कुछ खास पसंद नहीं थे। उनकी नजरें हमेशा ही मुझे अपने वजूद के आर पार होती महसूस होती थी, और अब जिस तरह वो मुझे अपना करीब बैठने का कह रहे थे, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। मैं जानबूझकर उनसे दूर रखी कुर्सी पर बैठ गई और सर झुकाए नाश्ता करने लगी। लेकिन सारा वक्त मुझे ऐसे ही लगा जैसे नजरें मुझ पर पड़ी हुई हों। कुछ ही देर में मेरी नंद भी आ गई और मेरे बराबर ही बैठकर मेरी खूबसूरती की तारीफें करने लगी। और फिर अपने अब्बा के सामने उसने बड़े शरारत अंदाज में मुझसे पूछा कि कल रात अहमद ने तुम्हें तंग तो नहीं किया। मुझे उससे इस सवाल की उम्मीद हरगिज भी ना थी। मैं एकदम ही शर्मिंदा हो गई और मेरी नजर जैसे ही मेरे ससुर पर पड़ी, उनके चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी और मुझे लगा कि मैं दोबारा सर नहीं उठा सकूंगी। मेरी नंद ने फौरन बात बदली और कहने लगी, मेरे कहने का मकसद ये था कि अहमद बहुत ही ज्यादा शरारती है और वो रात को इतनी आसानी से सोता भी नहीं। मैं उसे बहुत ज्यादा कहानियां सुनाती हूँ, तभी जाकर उसे नींद आती है। इसलिए पूछ रही थी कि कहीं कल उसने तुम्हें भी तो तंग नहीं किया। मैंने बड़ी मुश्किल से सर हिलाया और खामोशी से अपने नाश्ते पर तवज्जो देने लगी। मेरा बस चलता तो मैं इस मंजर से कहीं गायब हो जाती। मेरे ससुर नाश्ता करके वहां से चले गए तो मेरी जान में जान आई। लेकिन अचानक ही मेरी नंद कहने लगी कि अब्बा ने सिर्फ तुम्हारी हमदर्दी में अहमद का रिश्ता तुमसे करवाया है, वरना कोई बाप अपने बच्चे की जिंदगी खराब नहीं करना चाहता। इसलिए तुम अब्बा का ख्याल रखा करो। अम्मा के इंतकाल के बाद से वो बिल्कुल तन्हा रह गए हैं। मेरी नंद ने चाय का एक कप निकाल कर मेरे सामने रखा और कहने लगी कि अब्बा अपने कमरे में चाय पीते हैं, जाओ जाकर अब्बा के कमरे में चाय दे आओ, वो खुश हो जाएंगे। मैं उसकी बात पर एकदम ही घबरा गई थी, लेकिन मैं अपनी नंद को इनकार नहीं करना चाहती थी। इसलिए मजबूरन मैंने चाय का कप उठाया और अपने ससुर के कमरे में पहुंच गई। मेरे तो ससुर बिस्तर पर बैठे हुए थे। मुझे भी अपने करीब बैठने का इशारा किया। ना चाहते हुए भी मुझे उनके साथ बैठना पड़ा। वो धीरे धीरे से मेरे करीब हो गए और आहिस्ता से कहने लगे, मैं जानता हूँ मेरा अहमद तुम्हें कोई खुशी नहीं दे सकता, वो अभी बहुत छोटा है, लेकिन बस कुछ दिनों की बात है, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। उनके मुंह से ऐसी बातें सुनकर मैं घबरा कर खड़ी हो गई और तेज तेज कदम उठाते कमरे से बाहर निकल आई। ये ससुराल तो मेरे लिए गले का फंदा बन गया था। सिर्फ 14 साल शोहर ही मेरी परेशानी नहीं था, बल्कि मेरे ससुर भी मुझे एक आंख नहीं भाते थे। मैं सीधा अपने कमरे में चली आई। अहमद जाग चुका था। मुझे देखते ही भाग कर आया और मेरे गले से लग गया। मरियम, आप कहाँ चली गई थी? मैंने आपको कमरे में नहीं पाया तो बहुत ज्यादा घबरा गया था। अहमद की ये कुर्बत मुझे बुखला रही थी। उसकी उम्र भले ही कम थी, लेकिन वो मेरा मिजाजी खुदा था। फितरी तौर पर उसकी कुर्बत पाते ही मेरा दिल उसकी जानिब होने लगा था और मैंने बड़ी मुश्किल से अपने जज्बात पर काबू पाया था। वो मुझे छोड़कर पीछे हटा तो मैंने गुस्से से उसे देखा और कहा कि आइंदा मेरे करीब ना आना, मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरी बात
बात पर उसके चेहरे का रंग बदल गया और इससे पहले कि वो कुछ कहता, मेरी नंद चली आई और अहमद पर गुस्सा करने लगी कि वो इतनी देर से क्यों उठा है। उसके इम्तिहान करीब है, इसे पढ़ाई पर तवज्जो देनी चाहिए। वो डांट डपट करती अहमद को अपने साथ ले गई। मेरा सारा दिन मुस्तकबिल की सोचों की फिक्र में गुजर गया। मेरी भूख प्यास सब टूट चुकी थी। रात के वक्त मेरी ननद दूध का गिलास उठाए मेरे कमरे में चली आई और कहने लगी कि भाभी आपने सारा दिन कुछ नहीं खाया, अब कम से कम दूध पीकर सोइएगा। उसकी बात सुनकर मुझे अपनी नंद पर प्यार आ गया। वो उम्र में मुझसे छोटी थी, लेकिन उसके बावजूद मेरा बहुत ख्याल कर रही थी। मैंने उसके हाथ से दूध का गिलास लिया और उसकी खुशी की खातिर दूध पी लिया। अहमद भी कमरे में आ गया था। उसने भी एक गिलास दूध पिया और सोने के लिए लेट गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझसे नाराज हो। उसने एक नजर भी मेरी तरफ नहीं देखा था। मैं भी सुकून से सोने के लिए लेट गई और फिर जब अगली सुबह मेरी आंख खुली तो बिस्तर की चादर नीचे पड़ी हुई थी। अहमद बिस्तर पर कहीं नहीं था और मेरी हालत काफी गैर हो रही थी। मैं रात को सही लिबास पहने हुई थी, लेकिन उस वक्त मेरा लिबास कंधे पर से फटा हुआ था, जैसे किसी ने जोर आजमाई की हो। मैंने परेशानी के आलम में अहमद को देखा तो वो बेड से नीचे पड़ा हुआ था, शायद नींद के आलम में नीचे गिर गया था। लेकिन फिर बिस्तर की ऐसी हालत किसने की थी और मेरा लिबास कैसे चाक हुआ था, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैंने जल्दी से उठकर अपना लिबास तब्दील किया और बिस्तर की हालत बेहतर करके अहमद को हिलाया तो वो गहरी नींद में से बामुश्किल आंख खोलकर मुझे देखने लगा। मैंने उसे बिस्तर पर वापस किया और खुद भी बिस्तर पर ही बैठ गई। मैं दोनों हाथों की उंगलियां आपस में उलझाई परेशानी के आलम में बैठी हुई थी। ये सब क्या हो रहा था? अहमद एक 14 साल बच्चा था और मुझे यकीन था कि वो मेरे साथ कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं कर सकता। लेकिन अगर अहमद ने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया था तो फिर ये सब कैसे हो रहा था? काफी देर इसी तरह अपनी सोचों में उलझने के बाद मैं कमरे से बाहर निकली तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे दरवाजे के साथ लगकर खड़ा था और मेरे दरवाजा खोलते ही छिप गया। मैंने एक साय को तेजी से दूर होते हुए देखा था और इस बात ने मेरे शक को यकीन में बदल दिया था। ये सोचकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई थी। इस घर में अहमद के अलावा अगर कोई मर्द था तो वो मेरा ससुर था और मैं सोच भी नहीं सकती थी कि कोई बाप अपने बेटे की बीवी के साथ कोई गलत हरकत कर सकता है। मैं अपने ही शोहर के घर में खुद को गैर महफूज तस्वुर कर रही थी। वॉशरूम से निकलकर नंद मेरे पास आई और मेरे चेहरे के उड़े हुए रंग देखकर कहने लगी, भाभी सब खैरियत तो है? क्या हुआ, आप क्यों परेशान खड़ी हैं? मैंने डरते डरते उसको बताया कि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे दरवाजे के साथ खड़ा हो या फिर अंदर झांकने की कोशिश कर रहा हो। मेरी बात सुनकर वह हैरान हुई और कहने लगी कि अब्बा तो सुबह से डॉक्टर की तरफ गए हुए हैं और अहमद आपके कमरे में है, मैं खाना तैयार कर रही हूँ। आपको यकीनन कोई फहम हुआ है। मैंने उसको यकीन दिलाने की कोशिश की। मैंने खुद कोई साया देखा था, लेकिन उसको मेरी बात पर यकीन न आया। वो यही कह रही थी कि घर में इसके अलावा इस वक्त और कोई नहीं। अहमद को इम्तिहानात से एक हफ्ता पहले ही स्कूल से छुट्टियां मिली थी और आज उसकी आखिरी छुट्टी थी। मेरी नंद सुमेरा मुझे बताने लगी कि वो पढ़ाई में बहुत तंग करता है और अब मुझे उसे पढ़ाना चाहिए। मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपनी जिम्मेदारियां उठानी शुरू की और अहमद को भी खुद पढ़ाने लगी। मेरी ज्यादातर यही कोशिश होती कि मैं अपने कमरे में रहूं और अपने ससुर के साथ बातचीत ना करूं। पता नहीं क्यों मुझे उनसे खौफ महसूस होता था। दिन तेजी से गुजरते चले जा रहे थे। अहमद के साथ मेरी काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। वो मेरे करीब भी आता तो मुझे घबराहट या बेचैनी ना होती। मैं मोहब्बत से उसके साथ पेश आती। वो एक बिन माँ का बच्चा था और यही सोचकर मैं आहिस्ता आहिस्ता उसका ख्याल रखने लगी थी। शादी के बाद चंद दिन ही मुझे कुछ गैर मामूली सी हरकत का एहसास हुआ था, लेकिन अब ऐसा कुछ भी ना था और इसलिए मैं पुरसुकून होकर अपनी नई जिंदगी गुजार रही थी। मेरी नंद से मेरी काफी ज्यादा दोस्ती हो गई थी। वो वाकई बहुत अच्छी और मोहब्बत करने वाली लड़की थी। उसने मेरा ख्याल रखने और दिल जोई करने में कोई कसर ना छोड़ी थी। दूसरी तरफ अहमद भी आम बच्चों जैसा नहीं था, बल्कि वो मुझे अपनी उम्र से बड़ा और जिम्मेदार मालूम होता था। मेरी शादी को ये तीसरा महीना था। मेरी तबीयत कुछ खराब रहने लगी थी। हर वक्त चक्कर से महसूस होते। किचन में जाती तो चीजों की खुशबू से जी घबराने लगता। खाना देखकर तबीयत खराब होने लगती। शुरू शुरू में मुझे लगा कि शायद ये सब कमजोरी और गर्मी की वजह से है, लेकिन फिर हर गुजरते दिन के साथ मेरी तबीयत नढाल होती चली गई और जब मेरी नंद ने मेरी तबीयत ज्यादा खराब देखी तो जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने साथ डॉक्टर के पास ले गई।
डॉक्टर ने काफी सारे सवालात करने के बाद अल्ट्रासाउंड करने के लिए भेजा और जब रिपोर्ट आई तो मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा था क्योंकि मैं हामला हो चुकी थी। और यही बात मेरे लिए नाकाबिल यकीन थी। मेरा शोहर एक 14 साल का बच्चा था जिसके साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं था, तो फिर मैं हामला कैसे हो सकती थी? मैंने घबराकर डॉक्टर से कहा कि यकीनन आपको कोई गलत फहमी हुई है। मेरी बात सुनकर डॉक्टर मुस्कुराई और कहने लगी, आपकी नई नई शादी हुई है ना, इसलिए खबर सुनकर आप थोड़ी परेशान हो गई हैं। लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं, हामला होना कोई बीमारी तो नहीं है, ये तो खुशी की बात है। आप तो खुदा का शुक्र अदा करें, शादी के तीसरे महीने ही अल्लाह ने आपकी झोली भर दी, वरना लोग तो सालों साल मनते मुरादे मांगते हैं और फिर भी औलाद जैसी नेमत से महरूम रहते हैं। डॉक्टर ने कुछ दवाइयां लिखकर मेरे हाथ में पर्चा थमाया तो मैं हैरान व परेशान सी अपनी नंद के साथ बाहर निकल आई। उसकी चेहरे की हवाइयां भी उड़ी हुई थी और जबान को ताला लग गया था। मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे। मैंने गुस्से से अपनी नंद से कहा कि ये सब क्या हो गया है? मेरे और अहमद के दरमियान तो ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर मैं कैसे हामला हो सकती हूँ? मैं हरगिज भी बद किरदार औरत नहीं हूँ। मेरी नंद ने गहरी नजर मेरे वजूद पर डाली और बिना कुछ कहे मुझे घर ले आई। सारा रास्ता वो खामोश रही थी और मुझे लग रहा था कि मैं उसकी नजरों में कसूरवार हूँ। मुझे डर था कि अगर वो भी मेरे किरदार पर यकीन नहीं करेगी तो मैं कहाँ जाऊंगी। अपने ससुर से तो मुझे जरा भी उम्मीद ना थी। कहीं ये बच्चा मेरे ससुर का तो नहीं? ये ख्याल आते ही मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मैं और सुमेरा जैसे ही घर में दाखिल हो गए तो सामने ही मेरे ससुर बैठे थे। उन्हें मालूम था कि हम डॉक्टर के पास गए हैं। मुझे देखते ही उन्होंने फौरन मेरी तबीयत के बारे में पूछा तो मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे और सुमेरा और मैं सर पकड़कर बैठ गए और उसने अपने बाप को मेरे हामला होने की खबर सुना डाली और मुझे लगा कि मैं शर्म के मारे जमीन में धंस जाऊंगी। ये बच्चा उनका था, तब मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगी। अहमद बच्चा जरूर था लेकिन इतना छोटा भी नहीं था कि उसे लफ्ज हामला का मतलब समझ ना आता। ये खबर सुनते ही मेरे ससुर गुस्से में उठ खड़े हुए और नफरत से मेरी तरफ देखते हुए कहने लगे कि मैं तो तुम्हें बहुत नेक और पारसा समझकर अपने घर की बहू बनाकर लाया था। मैंने सोचा था कि तुम्हारे मरते हुए बाप की आखिरी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी और मेरे बिन माँ के बच्चे को तुम्हारा सहारा मिल पाएगा, लेकिन तुमने तो हमारे दामन पर दाग लगा दिया है। ये किसका बच्चा है? तुमने किसके साथ गुनाह किया है? इससे पहले कि मैं कोई जवाब देती, अहमद बीच में बोल उठा और कहने लगा कि अब्बा मेरी बीवी ऐसी नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा था। वो 14 साल बच्चा आज मेरी हमायत में अपने बाप के सामने खड़ा हो गया था, जबकि मैंने तो कभी उसे पूरे दिल से अपना शोहर भी नहीं माना था। अहमद के अब्बा गुस्से में कहने लगे, फिर तुम बताओ ये बच्चा क्या तुम्हारा है? उनके सवाल पर वो खामोश हो गया। मेरे ससुर गुस्से में यहाँ से वहां टहलने लगे और फिर उन्होंने ये एक फैसला किया जिसे सुनकर मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। वो अहमद से कह रहे थे कि अभी और इसी वक्त इस बदजात लड़की को तलाक दो और इसको यहाँ से चलता करो। इसके साथ की गई नेकी आज हमारे गले का तोप बनने वाली है। तलाक का लफ्ज सुनते ही मेरी चीख निकल गई और फिर एक ऐसी बात हुई कि मेरी रूह कांप गई। मेरी नंद ने बताया था कि ये बच्चा किसका है और इस बात में मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई थी। वो जानती थी कि मैं किसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, लेकिन खौफ के मारे खामोश रही थी। और जब उसे पता चला कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी तो उसने साफ सच बता दिया। वो रोते हुए कहने लगी कि वो एक लड़के को पसंद करती थी और वो लड़का छुप छुप कर मिलने के लिए आया करता था। सुमायरा ने उसे पूरे घर की चाबियां दे रखी थी, लेकिन जब मैं रुखसत होकर यहाँ आई तो शादी वाली रात उस लड़के ने मुझे देख लिया और मेरी खूबसूरती से बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ। लेकिन सुमायरा को हरगिज भी अंदाजा नहीं था कि उसकी नीयत खराब है। उस लड़के ने घर की चाबियों से फायदा उठाकर शादी की रात मेरे कमरे में आकर न सिर्फ गुस्ल खाने में मुझे शॉवर लेते देखा, बल्कि वो रात को मेरे कमरे में छुप गया और मौका पाकर मेरे साथ जबरदस्ती करता रहा। लेकिन मेरी आंख खुल गई और उससे अंदाजा हुआ कि मैं कच्ची नींद सोती हूँ, इसलिए उसने सुमेरा को कहा वो हम दोनों मियाँ बीवी को नींद की दवा देकर सुलाया करे ताकि उन्हें मिलने में आसानी हो। लेकिन दर हकीकत वो इस बात का फायदा उठाकर मुझे इस्तेमाल करना चाहता था और उसने ऐसा ही किया। सुमेरा को कुछ ही दिनों में पता चल गया कि उस लड़के ने उसको धोखा देकर मुझे इस्तेमाल किया है और इस बात पर उन दोनों का झगड़ा हो गया और वो उसको हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। लेकिन चाहते चाहते मेरे दामन में दाग लगा गया और आज मैं उसी के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। उसने हाथ जोड़कर माफी मांगी और अपने बाप से इल्तिजा की कि इसके गुनाह की सजा मुझे ना दी जाए। अपनी बेटी का सच जानकर मेरे ससुर की जान निकल गई थी।
अहमद मुझे सहारा देकर कमरे में ले आया और उसने मुझे तसल्ली दी कि वो मेरा साथ देगा और मुझे कोई तकलीफ नहीं होने देगा। मेरे सिस्टर ने सुमेरा को गुस्से में कमरे में बंद कर दिया था, लेकिन वो बेचारी तो खुद धोखे का शिकार हो रही थी। इसलिए मैंने ना सिर्फ उसे माफ कर दिया बल्कि कुछ ही अरसे में मेरे अपने सिस्टर को भी उस बात के लिए मजबूर किया कि वो भी सुमेरा को माफ कर दे। अहमद ने जिस तरह मेरे साथ निभाया था, मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अपनी सारी जिंदगी इसी के साथ गुजारूंगी। खुदा का करना ऐसा हुआ था कि मेरा बच्चा अगले महीने ही जाया हो गया था और फिर मैंने अहमद के साथ ये अच्छी जिंदगी गुजारनी शुरू कर दी। हमारे इर्द गिर्द सुमेरा जैसी बहुत सी लड़कियां हैं जो कच्ची उम्र में झूठी मोहब्बत में फंसकर ना सिर्फ अपनी बल्कि अपने घर वालों की जिंदगी भी बर्बाद कर देती हैं। इसलिए हमें चाहिए कि अपनी बेटियों को सही और गलत का फर्क समझाए और उन्हें ऐसे धोखेबाज लोगों के चंगल से बचाए। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसी मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।